एड्रेस भेज रहा हूँ जैन। सब भेज दो, मैं भेज दूंगा। मैं भी बैठी हूँ। पक्का भेज दूंगा, रियली आज ही भेज दूं, क्योंकि कल मैं कुरियर करने जाने वाला हूँ। मेरे 1 2 3 4 5 बंडल रखे हुए हैं, तो तुम लोग को भी अभी बना के मैं कल सब एक साथ कुरियर कर दूंगा। 5 सर आमोद सर, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं भाई साहब, देख लो इधर एक बार। अरे तो मुड़ ले बाबू, नमस्कार कर रहा हूँ। क्या मैं अभी ये 2 मिनट पहले ज्वाइन कर गया था और बातचीत सुन रहा था, और इस बातचीत में मैं भी शामिल हो सकता हूँ। मतलब अगर 1-2 मिनट और इसको कंटिन्यू करके और फिर बात खत्म करें। सुशांत आज से करीब 12-13 मतलब 2000, क्योंकि मैं मकान मुझे याद है किस मकान में मेरे घर आता था। वो मैं मलाड ईस्ट में रहता था, मलाड ईस्ट में निसर्ग बिल्डिंग में रहता था, जयंत मालूम है जा, वो जो पहाड़ी वाला, उस घर में मैं रहा था 2005 से 8 तक रहा था। तो 7-8 के आसपास ये इसने एकजुट का थिएटर का वर्कशॉप 1 महीने का ज्वाइन किया था, और उसके बाद में ये बहुत सारे डायरेक्टर्स को ये करता था, असिस्ट करता था। तो एक प्ले हो रहा था जिसमें वो मुझे दे दिया गया था कि आपको कोऑर्डिनेट सुशांत करेगा कोऑर्डिनेट। तो कम से कम हर बार वो सीडी देने जाना, फिर करेक्शन बताना फोन में कि सर ये 2-3 म्यूजिक के करेक्शन है, ये आप करके मुझे कल सुबह सीडी फिर से दे देंगे क्या। तो ये मलाड वाले घर में आकर के और पीछे अपना लगा करके बैग टांग करके और दौड़ता भागता आता था, गेट में अंदर भी नहीं घुसता था, इतना मतलब प्रेशर में रहता था कि रिहर्सल में लेट ना हो जाऊं, और सीडी लेकर के एकदम और भागता था। तो उसके बाद में झलक और इसके उस पर जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि सर आप ना जिस दिन आपको शूट में आना है उस दिन आप आइए, मैं आपको इज्जत से बाहर लेने आऊंगा फिल्म यहाँ पर फिल्म वाला इसमें, अरे गोरेगांव में अपना फिल्मिस्तान में बोले, फिल्मिस्तान में मैं आऊंगा आपको लेने, आप वो 10-15 मिनट आप मेरे साथ रहिए। तो इस किस्म का था। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं आज के ये जो अभी कोरोना वाला जो शत्रु या अदृश्य गाने में मैंने 7-8 दिन पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं इस गाने में 2-3 लाइन के लिए लूंगा, ये अभी 8-10 दिन पहले की बात है। और मेरे दिमाग से बात आ रही थी जा रही थी कि मैं जयंत ने से मैं कई बार लंबी बात कर रहा था कि इस गाने में किसको ले क्या करें। तो मैं सोच रहा था कि इससे भी ये तो एक बार में हाँ करेगा, और इससे मैं 2-3 लाइन गवाऊंगा। और आज जब गीतांजलि ने अभी जैसे फोन कनेक्ट किया टेक्निकल चेक के लिए, तो मैं समझने लगा कि सुशांत, मैंने कि एक तो क्राइम में आते हैं वो है सुशांत है, और भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या। टीवी देखा तो वो ही निकला। मेरे लिए बहुत दुख की बात है, अब हमारे सबके लिए ये, क्योंकि सबने कभी ना कभी उसके साथ कुछ ना कुछ काम किया होगा। प्रतिमा जी नमस्कार, कुलशेष जी, सूर्यमोहन जी नमस्कार। आशीष जी, सूर्यमोहन जी नमस्ते। नमस्कार। अरे सुरेंद्र आप लोग बैठे हो, आप दोनों में बंटी जी नमस्कार। आप लोग बोलोगे मैं सुनूंगा आज, ये दिन तो ऐसा है। और क्या, अरे भैया तू बोल यार, हमारी तो कक्षा है, कक्षा में बैठे हम लोग, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं। ये कक्षा नहीं है, ये तो गलत नाम नहीं है, ये आपका जो मिलाप है, ये मिलाप है। नहीं वो गलत काम नहीं, नाम बिल्कुल सही है, ये मिलाप है ये। अरे मैं पागल हूँ क्या, आप लोग के सामने क्या बोलूंगा मैं। मत बोलना, तू म्यूजिक बजा ना। यहाँ पे पकड़ ही लिया हमने। तू बोल मत, तू गा, तू बोल मत, गा। मैं यही तो अभी मैं आपके ना सबके नाम अभी जैसे मैंने देखे और चेहरे देखे, तो मैंने कहा कि मैं क्या इसमें एक चीज बता सकता हूँ कि मैं इस पूरे माहौल में कहाँ फिट हो रहा हूँ। मतलब जैसे मैं कोई सेमिनार वाला म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, पेपर पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, मैं टीचिंग वाली उसमें आ चुका हूँ थोड़ा, तो टीचिंग वाला मेरा मामला बहुत स्ट्रॉन्ग अभी हो गया है वाली। मैं बहुत शास्त्र को लेकर भी नहीं चलता हूँ। मेरे पास कारण जी ने जो मुझे जो ट्रेनिंग दी है, और कारण जी ने जो जितने एक गुर सिखाए, और जो हमने उनके बिना उनके बताए हमने उनको देख के सीखा, वो उस किस्म का मैं प्रैक्टिशनर हूँ। फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो मतलब जो
बड़े इम्पल्सिव होते हैं, थोड़े इनोवेटिव भी कई बार अपना एक काम को अंजाम देते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। तो उस किस्म का, और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं डायरेक्टर का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। मैं मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टर के उस पे चलता है, डायरेक्शन पे चलता है, जो मेन डायरेक्टर है। और सब ये तो डायरेक्शन का और थिएटर का नियम ही है कि हमारा जो डायरेक्टर होता है वो सब कुछ होता है। वो एक्टर्स भी कहते हैं कि हमारा डायरेक्टर सब कुछ है, हम म्यूजिक वाले भी कहते हैं, सेट वाला भी कहता है, लाइट वाला भी कहता है, क्योंकि वो हर चीज वहां से होकर के गुजरती है, और गुजरती भी है तो हम वहां पर ले जाकर उसके पास तक पहुंच जाते हैं। तो एक तरीके से मेरी जो ट्रेनिंग हुई, वो ट्रेनिंग एक तो कारण जी के काम को कंडक्ट करते करते हुई है ना, उनका डायरेक्शन देखते देखते हुई, उनके काम को कैसे वो काम करते हैं उसको देख के हुई, वो किसी और डायरेक्टर के साथ कैसे काम करते हैं उसको देख के हुई, जब वो फ्रिट्ज बेनेविट्स के साथ काम करते हैं तो वो कैसे उन्होंने काम करके अपना काम अंजाम दिया, उन्होंने अगर जॉन मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे, तो बैरी जॉन के साथ कैसे, तो वो पनिक्कर जी के साथ में कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मतलब इस किस्म का जो दो प्रैक्टिशनर का हमने आपस का जो तालमेल देखा, जो अब बहुत सालों से मेरे साथ भी ऐसे ही संबंध है। मेरे साथ अगर मान लीजिए इसमें से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो मेरे डायरेक्टर रहे, तो मेरा और उनका भी एक संबंध बड़ा गहरा बना हुआ है। मेरा डायरेक्टर के साथ संबंध अच्छा, जो अभी इस समय वर्तमान में काम कर रहे हैं वो पूरे देश में है इस समय मतलब मैं उनके सबके नाम भी नहीं ले सकता कि अतुल है तो एक तरफ तो कर्नाटक में कोई बैठा हुआ है, तो एक तरफ मुंबई में जयंत बैठा हुआ है, तो भोपाल में आलोक बैठे हुए हैं, तो उड़ीसा में सत्यव्रत राउत बैठे हुए हैं, तो बनारस में रामजी वाली बैठे हुए हैं, तो एनएसडी में कोई और बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से बीएनए में भी जाकर काम किया, तो मैं बीएनए का भी अभी मैं समय मेरा पास अनुभव है। तो देश की सब बड़ी बड़ी संस्थाओं के और इंस्टीट्यूशंस के अनुभव है मेरे पास। बीएनए है तो एनएसडी का है, तो एमपीएचडी का है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में वामन जी हैं, इनके भी, ये भी एक तरफ, तो बहुत सारे नाम भूल भी सकता हूँ, लेकिन इन सबके काम कराने का तरीका और मेरे काम करने का तरीका भी अलग अलग कैसे हुआ, ये एक सबसे बड़ी बात है कि मेरा इन सबके साथ काम करने का तरीका कैसे बदला, और उन सबके साथ काम करना मेरे लिए भी कैसे चैलेंजिंग भी रहा कई बार, और कई बार कैसे समझ पाना उनके लिए मेरे लिए सरल रहा। तो ये सब चीजें मेरी एक भूमिका के ऊपर हैं। बाकी थिएटर की म्यूजिक पर आपको कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, थिएटर का म्यूजिक क्या होता है ये सबको मालूम है। थिएटर का म्यूजिक एक तरीके से एक बड़ी रचनात्मक काम है, वो रेडीमेड वाला काम नहीं है। हम रेडीमेड वाला काम अगर करें कि हम तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कई बार सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और हमारे लिए एक कई बार ऐसे डिलेमा में ले आता है कि यार ये करूं कि ये करूं कि ये करूं ये करूं। हम जब किसी आदमी को काम के लिए नियुक्त कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये काम म्यूजिक का काम आपको करना है, तो हम एक तरीके से निश्चिंत भी हो जाते हैं एज ए डायरेक्टर। सही कह रहा हूँ जयंत? हाँ ठीक, ऐसे सवाल जवाब चलते रहेंगे। जब मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ तो आप मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम का रिएक्शन तुमसे मिलता रहेगा, और तुम्हारी जो एक इंटरप्रिटेशंस है, तुम्हारी रिहर्सल्स का जो एक तौर तरीका है, तुम्हारे नाटक की जो करने का तौर तरीका है, उससे मैं मुझे वो लेकर के आइडिया लेकर के मैं अपना काम करता रहूंगा। और अभी तक का जो मुझे सब अनुभव हो गए, मुझे घर में बैठ के गाने बनाने के भी अनुभव हो गए कि डायरेक्ट बना के थिएटर में लेकर जाओ, रिहर्सल स्पेस में लेकर जाओ, और एक तरफ भारत भवन जैसी संस्था में काम करने पर मुझे ये भी हुआ कि वहां पर मैदान में बैठो, वही मैदान में बैठो, सबके सामने बैठ के सब बीच में बैठ के काम को अंजाम दो और सिखाओ उनको, सिखाते भी जाओ और बनाते भी जाओ। तो जैसे है ना कि खाना बन भी रहा है और खाते भी जा रहे हैं टेस्ट भी करते जा रहा है, तो वैसे भी दौर से गुजरा हूं मैं कि भारत भवन में इतना बढ़िया काम का माहौल था कि हम लोग रात के कई बार 11 बजे 12 बजे भी घर के भारत भवन के पास रहने की वजह से कई बार चौकीदार को बोलते थे कि जरा अंतरंग खोल दो, अंतरंग वहाँ का जो प्रेक्षक है, तो वो कहते थे आमोद जी आपकी रिहर्सल तो अभी 1 घंटे पहले खत्म हुई थी, फिर से क्यों आ गए? मैंने कि नहीं कुछ करना है। वो वहाँ हारमोनियम से म्यूजिक पिट से कपड़ा हटाता था और हारमोनियम लेकर बैठ करके और
और कोई 1-2 धुन बना करके और वापस आधे घंटे में बंद करके और वॉचमैन को बोल करके कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो वॉचमैन फिर उसके बाद में एक फाइनल राउंड लगा कर चेक कर लेता था, लाइट वाइट तो कहीं नहीं जल्दी छोड़ गए। तो कई नाटकों में ऐसा हुआ। अलग जी ने एक बार अलीबाबा में मुझे कहा कि मुझे आमोद कल एक तुम गाना सुनाओगे, तुम कई दिन से टाल रहा हूँ। अलग जी ऐसे बोलते थे कि तुम टाल रहा हो, तुम कल रात को सच में गया भारतून में अंतरंग में जाकर के और मैंने अलीबाबा का एक गाना बना के दूसरे दिन सवेरे सुनाया और उन्होंने अप्रूव कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं रात को अगर 11-12 बजे नहीं जाता तो ये गाना नहीं बन पाता, हो सकता है, और सुबह एक अलग किस्म का माहौल से मुझे गुजरना पड़ता। तो मेरी जिद ने और मेरी एक थोड़ी सी काम करने की तीव्र इच्छा ने वो मुझे बचा लिया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइम पर जाकर के उस थिएटर स्पेस में काम किए और ज़्यादातर मेरा अनुभव है कि थिएटर के स्पेस में ही क्रिएशन होता है। थिएटर के स्पेस में क्रिएशन होता है और क्रिएशन सबसे ज़्यादा कई बार मुझे म्यूजिशियन के साथ में क्रिएशन होता है या एक्टर्स के साथ में क्रिएशन होता है। अगर कोई कहे कि आप म्यूजिक लाइन के हैं तो आपको म्यूजिक वाले जब मिलते होंगे तब आप क्रिएट कुछ करते होंगे, तो मैं कहूँगा कि मुझे एक्टर्स के साथ में जब मैं बैठता हूँ तो मेरा क्रिएशन होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से इनोसेंस के साथ में मेरी चीज़ को सीखते हैं और सीखने के बाद में जब वो रिवर्ट करते हैं, जब वो कहते हैं कि सर ये ऐसा मैं गा के देखूँ क्या, ऐसा गाऊँ, तब मैं कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही आप कर रहा हूँ इस समय। तो कारण जी भी कहते थे कि ना एक बड़े प्रोफेशनल म्यूजिशियन के साथ काम न करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ना एक सीखने वाले स्टूडेंट्स के साथ में या एक नए किसी आदमी के साथ में काम करो। वो आपकी बात मानेगा भी और दूसरी बात नई नई चीज़ें आपकी एक्सपेरिमेंट करेगा वो। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग रिहर्सल करते थे तो हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट निकाल कर रख लेते थे रंगमंडल में। तो कारण जी इतने सारे सामान को देख करके पहले तो खुश होते थे क्योंकि उनको मालूम बड़ा संगीत के वाद्य यंत्रों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था उन्हें। और फिर वो ये भी देखते थे कि इस नाटक से संबंधित इन्होंने ये सिलेक्शन जो इनका सही है कि नहीं है, सही नहीं भी है तो भी बोले हम इसका कुछ यूज करेंगे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि तबले को तबले की तरह मत बजाओ आप। जदूमणि हमारे जब तबले वाले थे वो कहते थे तबले की तरह मत बजाओ आप इसको कुछ और दूसरे ढंग से बजाओ। तो उसने जदू ने ना तबले को उल्टा कर दिया, तो उल्टा करके जो हल्की सी जो पीछे पीतल का जो उसका पहना होता है उसकी टंग 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 जो एक आवाज आती है हल्की सी, वो आवाज का इस्तेमाल उन्होंने अंधा युग में किया। अंधा युग में जब शुरुआत होती है तो वो टंग 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 उसके साथ में आलाप होकर के गाना शुरू होता है। तो कई बार क्या होता था कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन होते थे वो तबला लेकर बैठे हुए हैं तो वो तबले में वही ताल बजाएंगे, तो बदलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो एक किस्म का उनको एक इरिटेशन भी होता था, इसलिए उन्होंने कई बार कहा भी, वो मैंने भी गांठ बांध के रखी कि हम ना प्रोफेशनल सिंगर्स जो बाहर से बुलाए जाते हैं उनका या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस रिदम के लिए, खासतौर से रिदम की बहुत संरचना बहुत थिएटर में बहुत जरूरी है, अच्छा होना। नहीं तो आपका एक किस्म की मोनोटोनी में आप फंस जाओगे और आप उसमें कुछ नया नहीं कर पाओगे। तो वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना एक तरीके से कारण जी से सीखा। तो मैं अपने आप को जब मैं कहता हूँ कि मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इम्पल्सिव और इंस्टिंक्ट पर और रोज की प्रैक्टिस से पला बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और जिसकी शिक्षा दीक्षा एक्टर्स के बीच में हुई है, जिसकी शिक्षा दीक्षा टेक्नीशियन के बीच में हुई है, जिसकी शिक्षा दीक्षा लाइट्स के साथ हुई है, सेट वालों के साथ हुई है। सेट वालों के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। आज अगर भारत भवन से संबंधित लोग तो सब जानते होंगे, पीछे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो मेरे को महाराज बोलते हैं, महाराज बोलते हैं। और जैसे ही मैं वो अरुण वर्मा भी बोलते हैं, तो जैसे ही मैं कारपेंटरी में जाता हूँ तो महाराज, महाराज की जय हो, वो एक नाटक का डायलॉग जैसा बोलते हैं। तो टेक्नीशियन में जो लाइट की टीम है, लाइट की टीम के साथ मेरा बड़ा गहरा निष्ठा है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारा जो थिएटर म्यूजिक का जो एक रिलेशन है वो बहुत टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन चीजों से भी जुड़ा हुआ है, और फिर एक्टर्स के साथ तो वर्कआउट है ही। तो ये सब चीजों की रूपरेखा से मैं अपने संगीत को एक अंजाम देता हूँ, और ऐसी ही ट्रेनिंग में देता हूँ लोगों को। मेरे जो जितने भी अभी जो आज 18-20 साल के जो एक्टर्स हैं, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मेरा यही तौर तरीका होता है कि आप ना एक टोटल एक्टर की परिभाषा में आप आओ।
आप सिर्फ खाली ना एक्टिंग करोगे, आप सिर्फ खाली डायलॉग बोलोगे, आप सिर्फ एक तरीके से अपने कैरेक्टर पर ही केंद्रित हो जाओगे कि मेरा कैरेक्टर तो ये, और सेल्फ सेंटर्ड होके आप एक एलूफ होकर के आप नाटक से पूरे नहीं जुड़ोगे, अपने काम पे यकीन करोगे, तो वो काम थिएटर का नहीं है। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में, मुंबई में भी कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग शहरों में। तो मैं थोड़ा उनके पसंद का भी टीचर हूँ। तो उसका कारण ये है कि मैं उन लोगों की वो फितरत को समझता हूँ और उस फितरत के हिसाब से उनसे काम करवाता हूँ। रहा जो क्रिएटिविटी का है, अब क्रिएटिविटी का तो ऐसा है कि कोई प्ले जब होता है तो एक पूरी की पूरी टीम के साथ में काम करते हैं, तो एक धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ करके एक 20-25 दिन में एक खाका तैयार हो जाता है। और म्यूजिक का खाका भी मैं 1-2 दिन में तैयार करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर डायरेक्टर के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा रहोगे, रिहर्सल्स में ज्यादा से ज्यादा बैठोगे, तो आप धीरे से उसमें शामिल हो जाओगे नाटक में। आपको फिर किसी को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है कि इस नाटक का इंजेक्शन लगा दिया म्यूजिक डायरेक्टर को, अब उसका असर होगा 2 दिन में कुछ वो रिजल्ट लेके आएगा। तो वो नहीं, वो इंजेक्शन वही है कि रिहर्सल में जाकर के बैठो और उन जो इंजेक्शन लग रहे हैं लोगों के, उनके इलाज को होते हुए देखो कि क्या उन लोगों के साथ में डायरेक्टर का या टेक्स्ट को मैं बहुत सर्वोपरि मानता हूँ। अगर कथानक है, शब्द है, तभी नाटक है, और उसको बोलने वाला एक्टर है तभी नाटक है, उसको डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर है तभी नाटक है। म्यूजिक तो बहुत बात की चीज आती है, म्यूजिक तो बहुत तीसरी चौथी लेयर है उसकी। तो अच्छा नाटक जब लिखता है तो सबसे पहले वो कथाकार जो राइटर है वो सबसे सर्वोपरि है, डायरेक्टर सर्वोपरि है। तो एक तरीके से मैं अपने आप को उसमें सबसे ऊपर नहीं मानता हूँ। कई लोग बोलते जरूर हैं, मेरा सारा जो बोलचाल रहेगी वो व्यावहारिक रहेगी कि कभी कोई क्या क्या बोलता है। तो मैं ऐसे उदाहरण दूंगा, लोग कई नाटकों के बारे में बोलते हैं कि इस नाटक का हीरो संगीत है। आपने कई जगह पर सुना होगा है, मुझे भी यदा कदा ऐसे कमेंट मिले कि यार तुम्हारा संगीत नाटक की जान है। तो नाटक की जान तो होना ही चाहिए, लेकिन नाटक की जान तब है, एक शरीर तो एक ताकतवर है ना, उसमें ही मैंने कुछ जगह पर जान फूकी है। तो वो नाटक रूपी शरीर वो एक दमदार होना चाहिए और वो राइटर डायरेक्टर का पूरा काम होता है। तो ये मेरी एक शुरुआती दौर की एक भूमिका थी। और इसमें मुझे ये बताओ आपके और भी लोग जुड़ेंगे क्या? इतने ही लोग हैं और कुछ लोग हैं क्या? आने वाले आते रहेंगे, उसकी चिंता मत कर। सर हम ये जैन सर कहे। अच्छा, आने वाले आते रहेंगे, आते रहते और क्या। ये तो मुझे तो आज तो ये मेरे फैमिली के अंदर घुस गया, मैं बैठा हूँ। मुझे कहा गया था कि 100 लोग होंगे और उसमें स्टूडेंट्स होंगे। और अरे 119 लोग हैं, चिंता क्यों कर रहा है? 119 आदमी है। नहीं, 19 है। 100 लोग। अरे एक आदमी है ना, 10-10। मैं 10 हूँ, वसंत 10 है। नहीं, मेरे मुझसे मैं गाने भी सुनाऊंगा, मैं गाना तो आप जो कहोगे सुनाऊंगा, लेकिन मुझे आप एक तरीके से कुछ बातचीत का सिलसिला आपकी तरफ से बढ़ाओ आगे। मैं नाम बोलूं या आप अपने आप बोलोगे? यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। हम बोलते हैं स्टूडेंट लोगों को पहले बोलने दो। अमोद भाई, आजकल हम लोग की जैसे ग्रुप्स में लाइव म्यूजिक बहुत मुश्किल हो गया, कर ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ज्यादातर रिकॉर्डेड म्यूजिक का इसलिए प्रयोग होने लगा है कि हम अकम्पनिस्ट को, हम उनको पैसा ही नहीं दे सकते, ना उन लोग इतना समय दे सकते हैं। तो ये जो समस्या आई है, इससे म्यूजिक बहुत इफेक्ट हुआ है। तो जो म्यूजिक, लाइव म्यूजिक का मजा था, जो हम लोग को नाटक करने में उस समय मजा आता था, अब रिकॉर्डेड में उतना वो नहीं, जान मतलब ऐसा लगता है ऐसी फैब्रिकेटेड चीज लगती है। आप कितना सहमत हैं? कई बार मैं ज्यादा गलत मुझे वहां लगता है जब नाटक का ऐसा नेचर नहीं है, नाटक का नेचर कुछ अलग है और आप उसमें रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, वहां मुझे थोड़ा उसी की बात कर रहा हूँ अहमद भाई, उसी की बात कर।
तो नाटक का नेचर एक अपने आप में ऐसा है कि उसमें कोई चीज कंपोज करके और एक एक्टर्स का सहारा लेकर के उस नाटक के वातावरण को बनाना था और उसके साउंड स्कोर को या उसके बैकग्राउंड स्कोर को बनाना था, और वो इस वजह से नहीं बना पाए क्योंकि आप म्यूजिशियन आपके पास नहीं है या आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हो। अफोर्ड नहीं कर पाते ना, आजकल पैसा नहीं दे पाते, इतना रहता नहीं, क्योंकि हम लोग क्या जैसे रेपेटरी नहीं है, ग्रांट नहीं, लेकिन थिएटर करना है तो भाईचारे में कितने दिन कराएंगे, उसकी भी रोजी रोटी है बेचारी। ढोलक बजाने वाला है, उसको तो पैसा चाहिए ना, वो रिहर्सल में रोज आएगा, गाड़ी से आएगा, पेट्रोल चाहिए, रोज चाहिए, उसको भी अपना परिवार चलाना। तो 1 महीने की रिहर्सल में यदि हम 15 दिन भी बुलाते हैं उसको पैसा देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो एक जो अकम्पनिस्ट जो ऑर्केस्ट्रा है उसको तो पेमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब लोग नहीं, पर इससे अमोद एक बात निकल के आती है वसंत की बात से कि, और तुम्हारी बात से खास तौर से, कि नाटक के नेचर के हिसाब से यदि यूं कहें कि मैं अपने नाटक से यदि उदाहरण दूं तो मृत्युंजय में लाइव म्यूजिक, उसको रिकॉर्डेड कर नहीं सकते आप। क्यों? उसमें मूवमेंट है ना, उसमें मूवमेंट है, उसमें आना है जाना है, एंट्री एग्जिट दुनिया भर। नट सम्राट में रिकॉर्डेड म्यूजिक है, उसमें वो सुविधा है। तो तुम्हारी बात से ये समझ में आता है कि जिस नाटक का नेचर हो उस नेचर के हिसाब से उसमें रिकॉर्डेड आप करना चाहे तो कर सकते हैं आप, पर मूवमेंट का जो नाटक है इसमें मूवमेंट है या अभिगान शब्द, उसमें भी रिकॉर्डेड कर सकते हैं। हो सकता है कोई डायरेक्टर उसको उस तरह से कर ले कि वो रिकॉर्डेड हो, पर रिकॉर्डेड में एक जो प्रॉब्लम होती है, जो खास तौर से मेरे नट सम्राट में भी होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्यू और उस समय पे वो चल जाना, इक्विपमेंट का टाइम पे फेडर ऑन हो जाना, फेडर ऑफ हो जाना, ये वो थोड़ा टेक्निकल चीज है। तो मैं तो ज्यादातर रिकॉर्डेड म्यूजिक मैं ही ऑपरेट करता हूँ। बंटी भाई वो एक अलग बात है ना, पर लाइट के साथ मैं ही बैठता हूँ, जैसे मैं करता नहीं, रिहर्सल में मैं ही पूरी रिहर्सल जो है मैं ऑपरेट करता हूँ। वो एक अलग बात है ना, पर दो तरह के नाटकों में दो तरह से म्यूजिक हो सकता है। रिकॉर्डेड म्यूजिक भी एक पात्र, म्यूजिक तो पात्र है ना एक, तो वो पात्र भी रिहर्सल में साथ में चले। मैं इसमें एक चीज और मैं क्रिएटिव पक्ष से भी, ये तो हो गया एक तरीके का टेक्निकल टाइम पे चलना और नहीं चलना, वो तो मैं रेपर्टरी का, भारत होम के रेपर्टरी का सबसे अच्छा साउंड ऑपरेटर में था, और मैं जिस नाटक में कभी एक्टिंग करता था या जिस नाटक में कभी नहीं कर पाता था, तो कई बार डायरेक्टर बोलते थे कि यार तुमको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तुमको यहाँ से निकाल दूंगा, तुम साउंड ऑपरेट करो, साउंड ऑपरेट वाला गलत कर रहा है, या वो उतना वो रिदम नहीं समझ रहा है, या उसका जो वॉल्यूम का अप डाउन करने का जो तरीका है, या फेड इन फेड आउट का जो बिल्कुल फेड इन कब हुआ और फेड आउट कब हुआ, ये जो टाइमिंग है, ये इसके साथ में, ये आज बहुत ही बढ़िया बात निकली है। आज मैं सोच भी रहा था कि आप ना जितने हिंदुस्तान के थिएटर हैं इसमें ना, मैं ये दिमाग में मेरे बात आई थी, वो एक गोवा से साइश देशपांडे ने कहा था कि मैं अनघा के हस्बैंड। हाँ, तो ये मैं अभी बाद में करूंगा बात कि अलग अलग जो आपके ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम के सेटअप के हिसाब से ये टेक्निकली भी बहुत मतलब मुश्किल है। सही। जैसे हम ना किसी नाटक का म्यूजिक पिट जब प्लान करते हैं कि इस नाटक का म्यूजिक पिट कहाँ होगा, स्टेज लेफ्ट होगा, स्टेज राइट होगा, डाउन होगा, अप होगा, कि एकदम बैक सेंटर में होगा, या फिर वो बाहर निकल के डी में होगा, जो महाराष्ट्र में जैसे एक अंदर बैठते हैं, है ना, जो गोवा में भी ये सब जो सारी बैंड के लोग, उनके त्रियात्र होता है जब सब सैक्सोफोन वाले और कीबोर्ड वाले सब उसमें बैठते हैं, सिर्फ उनके हल्के से नेक्स्ट दिखते हैं मूवमेंट के। तो ऑडिटोरियम कोई पर हम बाद में आएंगे, पहले तो ये चीज है कि वो एक तो म्यूजिक क्या है, आप ना वो तो चीजें कंट्रोल करना अलग बात है कि आपने टेक्निकली आपका सबसे अच्छा जो ऑपरेट करने वाला होगा वो आपको वो मुश्किल से बचा लेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक हर जब ऑपरेट करता है, जो अभी ऑपरेशन की बात करते हैं, वो एक उसके अंदर भी एक सेंसिटिविटी होती है और एक वो म्यूजिक की एक लय होती है, और वो नाटक की लय के साथ में वो उसका एक्शन होता है, फेड इन फेड आउट का और वॉल्यूम का और वो सब चीजों का। तो
मैं वापस आता हूँ। रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी का फुटबॉल था, मैं करता था ऑपरेट, बंटी को मालूम होगा है। मैं अपना सिर्फ एक सीन में आता था, तो अनिल वाले सीन में आता था, और उसके बाद में सीधा लाइट बूथ में भागता था, और लाइट बूथ से सारे उनके सारे क्यूज बड़े रिदमिक क्यूज थे उनके। रुद्र प्रसाद जी के कभी आप ना प्ले देखो तो वो ना म्यूजिक के लिए ऐसा एक टाइमिंग देते हैं, ए शंकर, टक से म्यूजिक शुरू हुआ, हरी, मतलब एक तरह सा वो देते हैं, एक पिकअप लेते हैं वो, कि वो टक से हरी नहीं, तो उसको एक पूरा साउंड ऑपरेट करने वाले को मौका देते हैं, वो हरी या शंकर में जो कैरेक्टर थे। तो एक तरीके से वो शकुंतला की अंगूठी में मैं करता था, या बहुत सारे इसमें 3-4 और नाटक थे, आधे अधूरे का भी मैंने किया अलग जी का, और भी कई नाटकों के किए। तो वो मेरी एक म्यूजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे वो मिलता था, और मैं बहुत अच्छे से फेड इन फेड आउट करता था, और मेरे को जितनी जो मशीनें मैं हैंडल करता था उसके बारे में मैंने पता कर लिया था कि ये मशीनों को ऐसे चलाना है। तो वो हुड्डा जी हमारे वो एक बार समझा देते थे, उसके बाद में फिर हम कंट्रोल करते थे, और कंट्रोल भी करने में हम क्या करते थे कि ग्लास से कुछ अलग इफेक्ट आता है। जैसे आप पृथ्वी थिएटर मुंबई में आप देखो, बहुत ही वो उसको मतलब ये कि किसी को सजा देनी हो ना तो पृथ्वी थिएटर में साउंड ऑपरेट कराओ। प्रतिभा जी को मालूम होगा, प्रतिभा जी हैं बंबई में जो है पृथ्वी थिएटर का। अभी तो थोड़ा उन्होंने एक रूम से और थोड़ा बड़ा कर दिया है हिस्सा, थोड़ा सा एक 2-3 फीट की जगह और एक्स्ट्रा कर दी है, नहीं तो पृथ्वी थिएटर में साउंड ऑपरेट करना एक तरीके से सजा की तरह है, और डायरेक्टर की इतनी लताड़ नीचे से पड़ती है और उसको पता नहीं होता है कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। एक तो वहां पर स्पीकर जो लगा हुआ है, जो मॉनिटर है, मॉनिटर इतने फुल वॉल्यूम में आता है कि आपको पता नहीं कि ये वॉल्यूम पे नहीं। सॉरी क्या हुआ सर? वो इको कर रहा है मेरा साउंड। नहीं और किसी नहीं तो किसी की एंट्री धमाकेदार हुई। अच्छा तो एक तो उसको मॉनिटर का साउंड जो है, बंटी को भी ये बहुत एक्सपीरियंस होगा, बंटी ने भी बहुत ऐसे काम किए कि उसको जो मॉनिटर मिलता है एक अच्छे खासे वॉल्यूम का, वो जो, और लाइट वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वाले को तो चाहिए वॉल्यूम। अब लाइट साउंड वाले एक साथ हैं, और लाइट वाले को तो कह रहे और बढ़ा के रख जरा था, मेरे को क्यों अच्छे से मिलेगा है, और साउंड वाला कहता है कि मैंने ऑपरेट साउंड किया, कितने लेवल पे नीचे कहाँ गया है मुझे पता ही नहीं चलता। बेचारा वो रिहर्सल में एक बार ऑन करता है, दौड़ के वो सीढ़ी में आके खड़ा होता है, सीढ़ी जो बाहर गेट खोल के वहां खड़े होके झुक करके ऐसे देखता है। भारत भवन में अपने को भी करता हूँ। फिर भाग के अंदर जाता है, फिर केबिन में थोड़ा बढ़ाता है, फिर आकर के फिर से झांक करके सुनता है, तो रियल स्पेस में आकर के सुनता है और वहां भाग करके जाता है। तो ये इतनी दुश्वारी है, इतना ये टॉर्चर है एक तरीके के। तो मैं मेरा तो एक पृथ्वी थिएटर में कभी मौका मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे उससे कोई तालमेल है ही नहीं, क्योंकि मैं म्यूजिक ऑपरेट करने क्यों जाऊंगा। मैं तो पृथ्वी थिएटर में तो नीचे डंके की जोड़ म्यूजिक पिट में बैठता हूँ, मेरे वही प्ले है जो जिसमें मैं नीचे आकर के हीरो की तरह बैठता हूँ। तो ऑपरेट करने वाले अगर मैं किसी को मैंने म्यूजिक बना के भी दिया तो वो उनके एक्टर्स करते हैं, तो मेरा वहां पर मैं भी सिर्फ डांटने वालों में एक होता हूँ, नीचे से खड़ा होकर डांटता हूँ। मुझे मकरंद के प्ले में तुमने ही दिया था ना? किसके? मकरंद देशपांडे के। नहीं, मैंने जो दिया था, मैंने कई अभी तक के जितने भी एकजुट के प्ले हैं, अभी आप देखो इसको, ये जो ट्रैक सिस्टम का बहुत बड़ा इन्होंने प्रैक्टिस एकजुट ने शुरू की मुंबई में, क्योंकि सेम प्रॉब्लम से ये गुजरे। तो इन्होंने कहा अमुल जी सारे म्यूजिक आप मुझे रिकॉर्ड करके दो, मुझे बिल्कुल फंसना नहीं है, क्योंकि आप भी कभी आते हो कभी नहीं आते हो। तो वो करती हैं, सारे प्ले का म्यूजिक रिकॉर्ड कर लेती हैं, गाने वगैरह भी सब उसी भी ट्रैक के ऊपर गाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये अपना वासवानी, रवि वासवानी ने प्ले किया था 2000 में, वल्लभपुर की रूप कथा किया था। अब उसमें म्यूजिक मेरा था, तो रिहर्सल में मैं बैठ के मैंने सब प्लान कर लिया कि ये करना है। तो एक दिन म्यूजिक रिकॉर्डिंग फिक्स हुई, तो म्यूजिक रिकॉर्डिंग में हम गए, और 1 घंटे के बाद में रवि भाई आ गए, वासवानी बोले शाम को रिहर्सल लाओ, म्यूजिक दो।
मैंने कहा अभी तो मशीन ऑन भी नहीं हुई है। अरे बोले मेरे को शाम को रन थ्रू चाहिए, मेरे को म्यूजिक चाहिए, सब म्यूजिक जल्दी दो अभी। मैंने कहा आप जाओ, आप अभी बिना म्यूजिक के रिहर्सल करो, सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके लाया हूँ मैं यहाँ से। म्यूजिक अगर कुछ तैयार होता गया तो आपकी रन थ्रू तक पहुंच जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे के बाद में फिर वो आ गए स्टूडियो, उधर लंच किया उन्होंने एक्टर्स का, बोले लाओ म्यूजिक दो। मैंने कहा अभी आधा तैयार हुआ है। तो ये फर्क देखो आप, क्या हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं तो हम कितने नाटक से तो चिंतित रहते ही हैं कि नाटक